हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने एप्लीकेशन पर एजुवेव पर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है। चैप्टर 10 कंटिन्यू एसी। ठीक है, क्या चैप्टर था हमारा? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम क्या कर रहे थे लास्ट वीडियोस में, जो हमने पढ़ा था कि हमने देखा था कि कोई भी एसी सर्किट हमारे पास होता है, उसमें अगर प्रतिरोध आर लग रहा है, क्या लग रहा है? प्रतिरोध आर लग रहा है, और यहां हमने कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एसी वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ऐसे ही अब यहाँ जो करंट मिलेगा हमें, यहाँ जो करंट मिलेगा I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी जब R परिपथ होता है, जब R सर्किट होता है, तो उस समय वोल्टेज और धारा के मध्य जो कालांतर है वो क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। यानी ये साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं। फिर हमने बच्चों एल की बात की थी कि तो परिपथ में एल लग रहा हो तो जो वोल्टेज होती है वो धारा से π/2 कला कोण से क्या होती है? आगे होती है। क्योंकि वहां जो हमें करंट का इक्वेशन मिला था I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो यहां जो वोल्टेज हमें मिली थी V नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है। यानी वोल्टेज करंट से π/2 कला कोण से क्या है बच्चों? आगे है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सी सर्किट। यानी परिपथ में क्या लग रहा हो? कैपेसिटेंस लग रहा हो। ठीक है बच्चों, परिपथ में क्या लग रहा हो? कैपेसिटेंस। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? जब परिपथ में जो हमारा एसी सर्किट है उसमें शुद्ध संधारित्र हो, शुद्ध धारतीय हो, जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र उपस्थित हो, या धारतीय भी बोल सकते हैं इसको, उपस्थित हो। ठीक है, इसका मतलब है कि परिपथ में केवल और केवल सी लगा हुआ है। केवल और केवल क्या लगा हुआ है? सी लगा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र या धारती उपस्थित हो, यानी सी सर्किट, ये सर्किट हम कौन सा बोलेंगे? सी सर्किट। कैसा सर्किट हो? सी सर्किट हो। ठीक है, ओके। तो जब परिपथ में सी लगा हुआ है उस समय वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन है उसको देखना है। तो सपोज करो हमने इस परिपथ में एक कैपेसिटर लगा दिया, ये हमने कैपेसिटर लगा दिया, और यहां पर हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ओके, तो जब परिपथ में शुद्ध धारतीय या शुद्ध संधारित्र उपस्थित हो, यानी ये हमारे पास संधारित्र है और इसकी धारिता कितनी है बच्चों? सी है। क्लियर है? तो हमने वोल्टेज लगा दिया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने क्या लगा दिया? वोल्टेज लगा दिया। एसी वोल्टेज हमारे पास है तो करंट भी कैसा मिलेगा? एसी मिलेगा। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, आपने वोल्टेज लगा रखा है, तो इस तरह चार्ज हो जाएगा प्लस, और इसके इंडक्शन के कारण यहां क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये सी धारिता वाला कोई संधारित्र हमारे पास है, और हम यहां पर बात करना चाह रहे हैं कि हमने जो लगाया है कैपेसिटर, उसका हम किस तरह करंट निर्धारित कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन तो हमारे पास क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टा हमारे पास क्या है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मान लो किसी समय पर इस पर चार्ज है Q, तो आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है बच्चों? CV होता है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। हमें करंट निकालना है तो उसके लिए हम चल रहे हैं Q बराबर क्या होता है? CV। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? C। V की वैल्यू क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। तो किसी समय पर Q हो गया। अब आपको पता है जैसे जैसे टाइम चेंज होगा चार्जिंग जो Q है उसकी वैल्यू चेंज होगी,
यानी जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो होगा। तो हम निकाले, देखो इसलिए जो करंट निकालेंगे I इज इक्वल टू, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। वोल्टेज हमारे पास था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर होता है CV। तो V की मैंने वैल्यू यहां पुट कर दी वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये Q आ गया C वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो I विल बी dQ अपॉन dt, क्योंकि हमें पता है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, dQ अपॉन dt। ठीक है, तो अब यहां करंट निकाल लेते हैं। देखो तो I इज इक्वल टू d अपॉन dt। Q कितना है भाई, Q मेरे पास है C V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यह मैंने Q की वैल्यू रख दी। ओके, तो इसका हम अवकलन करें, इसका डिफरेंशियल करें। देखो C क्या है, कांस्टेंट है, धारिता कांस्टेंट होती है, बाहर ले लिया। V नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। यानी हमें डिफरेंशियल यानी अवकलन किसका करना है, साइन ओमेगा टी का। हमें अवकलन किसका करना है, साइन ओमेगा टी का। तो I इज इक्वल टू सी वी नॉट डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। तो इसको सॉल्व करें। देखो I इज इक्वल टू सी वी नॉट, साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा। देखो बच्चों, साइन का अवकलन होता है कोस, तो साइन ओमेगा टी का हो गया कॉस ओमेगा टी, और यह टी का गुणांक क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा भी हमें लिखना होगा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये जो मान होगा ये धारा का मैक्सिमम वैल्यू होगा। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, लिख सकते हैं ना, ऊपर जाके वही ओमेगा सी हो जाएगा। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि हमें पता है, ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि ओमेगा सी वी नॉट, तो हमें पता है ये धारा का मैक्सिमम वैल्यू है, ये धारा का कौन सा मान है, शिखर मान है, ओमेगा सी वी नॉट। तो अब ये धारा है, अब धारा का मतलब क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस होना चाहिए, इन अपॉन में कुछ हो। तो हमें पता लग गया कि यहां जो 1 अपॉन ओमेगा सी है वो एक रेसिस्टेंस है, धारा के मार्ग में बाधा है सी के कारण। तो बच्चों इसको बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। ठीक है, क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात। ये हो गया बच्चों कोस ओमेगा टी। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, I इज इक्वल टू आई नॉट, ये वोल्टेज, ये हो गया रिएक्टेंस यानी प्रतिघात, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्लियर है, ओके। तो ये इक्वेशन हो गए हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। समझ गए। तो देखो वोल्टेज की इक्वेशन देखो, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है। करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो आप देख रहे हैं वोल्टेज की कला कितनी है, वोल्टेज की कला है ओमेगा टी, और यहां आप देख रहे हैं धारा की कला, ये कला होती है, तो धारा की कला कितनी है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के मध्य जो कलांतर होगा, जो फेज डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, पाई बाय टू का। ठीक है, और आप देख रहे हैं कौन आगे रहेगा आपकी बार, एल में तो वोल्टेज आगे थी, आप देख रहे हैं यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी आगे कौन रहेगा, करंट आगे रहेगा। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, आगे करंट रहेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा। कितने कला कौन से, पाई बाय टू कला कौन से। तो आप देख सकते हैं जहां मैंने जो आई नॉट लिखा है, आई नॉट कितना है, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, इस 1 अपॉन ओमेगा सी को मैं क्या लिख रहा हूं, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी। क्या लिख रहा हूं, एक्स सी। तो 1 अपॉन ओमेगा सी का मतलब हो गया एक्स सी। सी का मतलब होता है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात। तो वी नॉट अपॉन एक्स सी, तो आप यहां लिख सकते हैं कि हमने एक्स सी को क्या बोलेंगे इस वाले केस में, जहां जो बच्चों एक्स सी है इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्स सी की वैल्यू क्या है भाई, 1 अपॉन ओमेगा सी। इसे बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको, धारतीय प्रतिघात। क्या करेगा भाई, ये धारतीय प्रतिघात 1 अपॉन ओमेगा सी। क्लियर है, ओके।
तो देखो यहीं मैं इसका ग्राफ भी बना दूं फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आप देख रहे हैं एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा क्या होता है 2/f इंटू सी, 2/f इंटू सी। अब हमें पता है चूंकि डीसी के लिए जो दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज होती है, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0। डीसी धारा के लिए, डीसी करंट या वोल्टेज के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है 0। तो जो एफ 0 होगा तो इसके लिए एक्सी क्या हो जाएगा अनंत। यानी डीसी के लिए जो धात्रीय प्रतिघात है उसका मान अनंत होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। डीसी डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज के लिए जो धात्रीय प्रतिघात की वैल्यू है वो अनंत होती है। इसका मतलब यह है कि जब परिपथ में सी लगा होता है, जब परिपथ में संधारित्र लगा होता है, तो संधारित्र में से डीसी का फ्लो नहीं हो सकता। यानी दिष्ट धारा को आप रोकना है तो आप क्या लगा सकते हो, कैपेसिटर लगा दो उसके आगे, तो डीसी को आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसके लिए जो प्रतिघात है, जो रुकावट है, बहुत ज्यादा है, अनंत है। तो एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एक्स से क्या होगा कम होगा। यानी हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज या करंट के लिए रिएक्टेंस, जो धात्रीय प्रतिघात है वो क्या होता है कम होता है। दो इस तरह ग्राफ बन सकता है इनका एक्ससी और एफ के बीच में। ये हो गया एक्ससी, ये मान लो फ्रीक्वेंसी हो गई, तो एक्ससी और एफ, ठीक है। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो धात्रीय प्रतिघात क्या होगा कम होगा। एक्ससी इज प्रोपोर्शनल टू 1/f, ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे 1/f के साथ पूछ ले तो क्या आएगा समानुपाती ग्राफ, अगर आप 1/f के साथ बनाते हो तो, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है एक्ससी को, तो एक्ससी समानुपाती 1/f, क्लियर है। तो धात्रीय जो प्रतिघात है एक्ससी वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो रुकावट है वो कम होगी और लो फ्रीक्वेंसी के लिए रुकावट क्या होगी ज्यादा होगी, क्लियर है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए रुकावट क्या होगी भाई ज्यादा होगी। तो ये बात हमने करी, तो क्लियर आपको पता लग रहा है कि सी वाले सर्किट में भी वोल्टेज और जो धारा है वो समान कला में नहीं होते। करंट आगे होती है π/2 कला कोण से और वोल्टेज पीछे होती है, ठीक है। तो अब क्या बनाएंगे ग्राफ। ओके, अब हम बनाएंगे ग्राफ टाइम के साथ। तो हम देखते हैं सी परिपथ के लिए वोल्टेज टाइम और करंट टाइम ग्राफ। सी परिपथ के लिए वोल्टेज टाइम और करंट टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है बिल्कुल। ओके, तो वोल्टेज तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या है V0 sin ओमेगा t, और करंट हमें क्या मिला है I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। ये करंट हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो वोल्टेज भी इस टाइम के साथ चेंज हो रही है क्योंकि प्रत्यावर्ती है, अल्टरनेटिंग है, और करंट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्योंकि ये भी अल्टरनेटिंग है, क्लियर है। तो ऐसा ग्राफ बनाते हैं बच्चों, देखो इस तरह ग्राफ आएगा, जैसे मैंने आपको एल वाले में भी पूरा बता के बनाया था हमने इसको किस तरह करंट के लिए। तो ये तो आपको पता है कि ये वोल्टेज को शो कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू हम थोड़ी ज्यादा लेते हैं क्योंकि वोल्टेज लगाने से करंट मिलता है, तो वोल्टेज को हम थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। ये हमारा हो गया वोल्टेज,
ठीक है, तो ये हो गया प्लस वी नॉट वोल्टेज का शिखर मान, और ये विपरीत डायरेक्शन में शिखर मान माइनस वी नॉट, ये मूल बिंदु, और ये क्या इसको शो कर रहा है, टाइम को। ठीक है, तो ये जो टाइम है, ये टाइम क्या होगा t/4, ये टाइम क्या होगा t/2, और ये जो होगा ये टाइम होगा 3t/4, और ये टाइम क्या हो जाएगा कैपिटल T। ठीक है, 3t/4 कैपिटल T। तो ये हमने वैल्यू देखी। ओके, तो ये ग्राफ है वोल्टेज का टाइम के साथ। अब बात आती है करंट की। तो आप देख रहे हैं करंट जो है वो t बराबर 0 पे 0 नहीं होगी। आप देख रहे हैं t बराबर 0 पर i कितना होगा, देखो चेक करते हैं। i इज इक्वल टू I0 साइन t0, तो केवल क्या बचेगा साइन π/2। इक्वेशन 2 में मैं t को चेंज करके या t की वैल्यू अलग अलग रखकर हम i को ले सकते हैं। तो t बराबर 0 पे साइन π/2 बचेगा, तो साइन π/2 का मतलब I0 यानी मैक्सिमम। t बराबर 0 पे, तो जैसे मान लो करंट के लिए अगर इस तरह लाइन बनाऊं मैं, ये वाली, तो ये बच्चों प्लस I0 है, और ये क्या है माइनस I0। ठीक है, प्लस I0 और माइनस I0। तो t इज इक्वल टू 0 पे i इज इक्वल टू क्या है I0 साइन ओमेगा t, यानी I0। t इज इक्वल टू t/4 पे बात करें, t इज इक्वल टू t/4 पे i इज इक्वल टू क्या होगा I0 साइन, देखो ओमेगा t/4, ओमेगा t/4, ओमेगा t का मतलब 2 पाई होता है। चलो मैं लिख देता हूं पूरा, t की जगह t/4 प्लस π/2। तो आप देखेंगे बच्चों I0, देखो साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का मतलब 2 पाई, 2 पाई/4 π/2, π/2 प्लस π/2 बिल्कुल साइन पाई, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो t/4 में वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0। समझ रहे हो? ऐसे ही हम t/2 की बात करें, तो t/2 पे आप देखेंगे i इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t/2, तो ओमेगा t/2 प्लस π/2। ठीक है, ये मिलेगा हमें। तो t/2 पे हमने देखा ओमेगा टी क्या होगा 2 पाई, 2 पाई/2 पाई, ये बच्चों मिल जाएगा पाई प्लस π/2 यानी 3π/2, और साइन 3π/2 क्या होता है -1, तो आई क्या मिलेगा -I0। ठीक है, इसका मतलब -I0 यानी यहां मिलेगा t/2 पे -I0। फिर चले 3t/4 पे, तो t इज इक्वल टू 3t/4 पे आप देखेंगे कि i इज इक्वल टू I0, यह आ जाएगा 3 ओमेगा t/4 प्लस π/2। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, देखो I0 ओमेगा t का मतलब 2 पाई, ठीक है, तो ये आएगा 3π/2 प्लस π/2। तो बच्चों ये आ गया, साइन तो है ही, साइन तो चल ही रहा है, तो i इज इक्वल टू I0 और 3π/2 प्लस π/2 यानी 4π/2 यानी 2 पाई, और साइन 2 पाई क्या होता है 0। तो अब देखेंगे 3t/4 पे वैल्यू क्या मिलेगी 0। ठीक है, और कैपिटल T पर, t इज इक्वल टू t पर भी हम वैल्यू निकाल ले करंट की, तो i इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। ओमेगा t क्या होता है 2 पाई, साइन 2 पाई प्लस π/2। 2 पाई प्लस π/2 का मतलब बताओ, 2 पाई प्लस π/2 साइन π/2, क्यों साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन 2 पाई प्लस π/2 यानी साइन π/2, यानी इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है ना? साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये मिल जाएगा आपको I0, यानी I0 ये वाला t पर। ठीक है, तो देखिए इसमें हम वैल्यू क्या क्या मिलती है हमें। तो देखो t बराबर 0 पे I0, तो I0 से शुरू करना है, फिर t/4 पे 0, तो ये इधर गया। ठीक है, t/2 पे इस तरह, और 3t/4 पे फिर 0 और फिर इस तरह। तो आप ऐसे देख सकते हैं, इस तरह हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, देखा होगा ऐसा ग्राफ।
तो ये है, क्लियर है। ये हो गया आपके पास आई का ग्राफ, और ये वाला किसका हो गया, वी का ग्राफ। तो वी टी और आई टी ग्राफ इस तरह हमने समय के साथ साइनसोइडल रूप से बता दिए हैं कि वोल्टेज पीछे होती है, करंट आगे होती है। कितने काला कोण से, π/2 काला कोण से। अब किसी बारी, बिल्कुल, अब बनाएंगे हम फेजर आरेख। प्रतिघात का तो हमने बना दिया फ्रीक्वेंसी के साथ, अब बनाएंगे फेजर आरेख। क्या बनाएंगे भाई, फेजर आरेख। फेजर आरेख, ये सदिश आरेख भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो किस लिए बनाना है कि वोल्टेज तो है हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो C वाले सर्किट के लिए फेजर आरेख बनाना है, बिल्कुल वही उसी की तरह, L वाले की तरह, कि हमें इस तरह दो गोले बनाएंगे हम। तो एक जो होगा, ये जो मैं बना रहा हूं बड़ा वाला, ये तो किसको शो कर रहा है, वोल्टेज को। और छोटा वाला जो मैं बना रहा हूं, ये किसको शो कर रहा है, करंट को। तो अब देख रहे हैं यहां केवल हम फेज को शो करते हैं, फेज, और शिखर मान को लेके चलते हैं। तो t बराबर 0 पर करंट, वोल्टेज की बात करें तो 0 रहेगा। और देख रहे हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है t इज इक्वल टू 0 पे ये रहेगा V0, और t समय पे ये पहुंच गया मान लो ओमेगा टी पर, तो ये एंगल कितना है, ओमेगा टी, यानी इस तरह मूवमेंट हो रहा है ओमेगा, क्लियर है। तो V0 पहुंच गया t समय पर, ये टाइम t पर आ गया। ऐसे हम देखेंगे t बराबर 0 पर, अब करंट 0 नहीं है, करंट की जो फेज है वो 0 नहीं है। t बराबर 0 पे करंट है π/2, t बराबर 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा, केवल यहाँ π/2 बचेगा। तो करंट जो है वो π/2 एंगल पे है, यहां पर ये है एंगल, हम यहां से ले रहे हैं, तो ये हो गया π/2, तो ये हो गया I0 किस पर, t बराबर 0 पे। और मान लो ऐसे ये मोशन हो रहा है, ऐसे घूर्णन हो रहा है, तो t समय पर ओमेगा टी और चल लेगी, तो ये ओमेगा टी और चल दिया मान लो, तो ये एंगल कितना है भाई, ओमेगा टी। पहले यहां पर थी, अब इसमें इस तरह रोटेशन हो रहा है, ओमेगा टी कौन से और घूम गई, तो ये I0 हुआ किस समय पर, t पर बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेजर आरेख, समझ गए, बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले हमने समय के साथ बनाया वोल्टेज और करंट को, टाइम के साथ हमने साइनोसॉइडल रूप से चेंज कराया, और ये जो अब हम बना रहे हैं वो क्या है बच्चों, सदिश आरेख, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल। अब हम बात करेंगे पावर की, ठीक है ना, सब निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं एवरेज पावर इसमें कितना होता है। अब ध्यान होगा आर वाले परिपथ में जो एवरेज पावर था वो था VRMS इंटू IRMS, ठीक है। एल वाले में एवरेज पावर क्या था, 0। देखो औसत शक्ति निकालेंगे, एवरेज पावर, औसत शक्ति, एवरेज पावर, क्या निकालेंगे बच्चों, एवरेज पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर की बात कर रहा हूं, तो पावर के लिए क्या होता है भाई, VI, ठीक है। एवरेज ये किसको शो करता है, एवरेज को। V की वैल्यू पुट करें, V0 साइन ओमेगा टी, और इनटू में है I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओके। तो देखो V0 I0 को मैं बाहर ले रहा हूं, और बच्चों ये है देखो साइन ओमेगा टी, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी होता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आके बच्चों V0 I0, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं मैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है। 2 से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये आ गया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ओके। 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो V0 I0 बाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, V0 I0 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा, साइन 2 ओमेगा टी, क्लियर है भाई। 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, साइन 2 ओमेगा टी,
तो यानी एवरेज, अब बात करेंगे एवरेज पावर सी वाले सर्किट में, एवरेज पावर इन सी सर्किट, एवरेज पावर इन सी सर्किट क्या होने वाला है? ओके, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है? 0। मैंने कहा था स्क्वायर है तो 1/2, ठीक है, जैसे ऐसे होता साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरह वैल्यू जो होती है वो तो क्या होती है? 1/2। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं आ रहा है, साइन ओमेगा टी है या साइन 2 ओमेगा टी है, ये कोई सा भी हो, तो इसके लिए वैल्यू हमें क्या मिलती है बच्चों? 0। तो हम निकाल के देख सकते हैं एवरेज वाले फॉर्मूले से, तो इसका मतलब जो पावर लॉस है वो क्या होता है बच्चों? 0। यानी एल और सी सर्किट में पावर लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक्स में, आगे जो टॉपिक्स आएंगे कि एल और सी में पावर लॉस नहीं होता है। तो होता क्या बच्चों? एल में तो होता है जो एनर्जी है, वो जो चुंबकीय ऊर्जा है उसके रूप में वो स्टोर हो जाता है, और यहाँ सी में जो पावर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसको पढ़ेंगे हम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि सी सर्किट की हमने बात करी कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं, वोल्टेज पीछे रहता है, करंट आगे रहता है, π/2 कला कौन सी, ठीक है। हमें दोनों की इक्वेशन निकाली, दोनों का हमें समय के साथ ग्राफ देखा, और इंपॉर्टेंट बात हमने देखी कि जो धारतीय प्रतिघात है XC जो होता है 1/ωc, वो जो XC की वैल्यू होती है वो DC के लिए अनंत होती है। यानी अगर कोई DC फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, अगर दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है और हमने C लगा दिया, आगे कैपेसिटर लगा दिया, तो उसको रोक देगा, उसका आगे फ्लो नहीं करेगा। चार्ज कर सकते हो केवल आप संधारित्र को, कैपेसिटर को हम चार्ज कर सकते हैं DC से, लेकिन वो आगे फ्लो नहीं होता है। क्लियर है? तो पावर लॉस में क्या होता है? 0। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।